पाल वंश का इतिहास। पाल वंश के शासकों ने पूर्वी भारत पर लंबे समय के लिए न केवल राजनीतिक स्थायित्व प्रदान किया, बल्कि वे स्थिर जीवन भी की परिस्थितियां भी प्रदान की। इन्होंने कृषि के विकास के लिए तालाबों, नहरों का निर्माण व विकास किया, व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा दिया, कला और साहित्य को संरक्षण प्रदान किया, मंदिरों का निर्माण कराया तथा पुराने विश्वविद्यालय का जीर्णोद्धार व नए विश्वविद्यालय का निर्माण भी करवाया। पाल शासकों ने प्रतिहारों व राष्ट्रकूटों के साथ कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और कई बार सफलता भी प्राप्त की। पाल वंश 770 ईस्वी से 1161 ईस्वी तक। जानकारी के स्रोत हैं इस वंश के। पाल वंश की जानकारी हमें पुरातात्विक, साहित्यिक तथा विदेशी विवरणों तीनों से होती है। पुरातात्विक स्रोतों में इस वंश के कुछ प्रमुख लेख आते हैं, ये निम्न होता है। धर्मपाल का खालिमपुर लेख, देवपाल का मुंगेर लेख, नारायणपाल का भागलपुर ताम्रपत्र अभिलेख, नारायणपाल का बादल स्तंभ लेख, महिपाल प्रथम के बानगढ़, नालंदा तथा मुजफ्फरपुर से प्राप्त लेख आदि। साहित्यिक स्रोतों में संध्याकर नंदीकृत रामचरित उल्लेखनीय है। इसके अलावा तिब्बती लेखक तारानाथ के ग्रंथ भी इस वंश की महत्वपूर्ण जानकारियां देते हैं। पाल वंश के पूर्व व्याप्त अराजकता। बंगाल पर हर्ष की विजय और बाद में 637 ईस्वी में गौड़ नरेश शशांक की मृत्यु के पश्चात बंगाल में अराजकता का दौर शुरू हुआ, जो लगभग एक शताब्दी ईस्वी तक चला। इसके बाद हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कश्मीर के शासक ललितादित्य मुक्तापीड ने कन्नौज पर अधिकार करने के बाद बंगाल के क्षेत्र में भी आक्रमण किया और लूटपाट करके ही संतुष्ट होकर लौट आया। इसी बीच बंगाल को कुछ अन्य बाह्य आक्रमणों का भी सामना करना पड़ा, क्योंकि उस समय वह क्षेत्र शासक विहीन क्षेत्र था, जिस पर कोई भी आसानी से अभियान कर सकता था। वहाँ के लोगों द्वारा गोपाल को शासक चुनना। ऐसे में वहाँ के स्थानीय कुलीनों द्वारा यह अनुभव किया गया कि यदि यहाँ पर एक शक्तिशाली केंद्रीय शासन स्थापित किया जाता तो इस प्रकार की अराजकता व अव्यवस्था की स्थिति को सुधारा जा सकता था। अतः 8वीं सदी के मध्य में अशांति एवं अव्यवस्था के ऊपर बंगाल के प्रमुख नागरिकों ने गोपाल नामक एक सुयोग्य सेना नायक को अपना शासक चुन लिया। इसे मत्स्य न्याय कहा गया। पाल वंश की स्थापना। सेना नायक चुने जाने के उपरांत गोपाल ने 750 ईस्वी में एक नए राजवंश की स्थापना की, जो भारतीय इतिहास में पाल वंश के रूप में विख्यात हुआ। जो एक क्षत्रिय राजवंश था जिसने बंगाल में लगभग 400 वर्षों तक राज्य किया। इतने दीर्घकालिक शासनकाल में पाल वंश के इतिहास में राजनीतिक एवं सांस्कृतिक दोनों के दृश्यों से बंगाल की अभूतपूर्व प्रगति हुई। पाल वंश का इतिहास। पाल वंश का शासन पूर्वी भारत पर 750 ईस्वी में से 750 ईस्वी से 1161 ईस्वी तक रहा। इसका प्रथम शासक गोपाल रहा। इसने ही पाल वंश की स्थापना 750 ईस्वी में की थी। उसका पुत्र धर्मपाल इस वंश का महान शासक हुआ। इसके ही समय में पाल वंश का विस्तार हुआ और इसी कारण में कन्नौज त्रिपक्षीय संघर्ष का प्रारंभ हुआ। इसके बाद देवपाल शासक बना। गोपाल 750 ईस्वी से 770 ईस्वी तक। पाल वंश की स्थापना का श्रेय गोपाल को जाता है। गोपाल क्षत्रिय तथा इसके पिता का नाम वप्यात था, जो सेनानी के रूप में प्रसिद्ध था। गोपाल चुनाव के समय का एक मुख्य नेता था, जिस कारण उसके शासक और सेनानी के रूप में प्रसिद्धि पाई। उसने शासन और सेना के प्रति सेनानी के रूप में प्रसिद्धि पाई। गोपाल ने बंगाल में शांति और सुव्यवस्था स्थापित की तथा विजय की। उसका आरंभिक राज्य पूर्वी बंगाल में था, किंतु अंतिम समय तक उसने पूरे बंगाल पर अपना अधिकार सुदृढ़ कर लिया था। देवपाल के मुंगेर लेख में वर्णन मिलता है कि गोपाल ने समुद्र तट तक की विजय की, पृथ्वी की विजय की, किंतु यह वर्णन अलंकारिक मात्र है। संभवतः उसने बंगाल के समुद्र तट तक विजय की। वर्तमान समय में हमें गोपाल की राजनीतिक उपलब्धियों के विषय में इससे अधिक कुछ ज्ञात नहीं है। गोपाल एक बौद्ध मतावलंबी शासक था। उसने नालंदा में एक विहार का निर्माण करवाया। तारानाथ बताता है कि गोपाल ने ओतांतपुर का प्रसिद्ध विहार बनवाया।
धर्मपाल 770 ईस्वी से 810 ईस्वी तक। गोपाल के बाद उसका उत्तराधिकारी उसका पुत्र धर्मपाल पाल वंश की गद्दी पर बैठा। इस समय तक उत्तर भारत की राजनीतिक स्थिति काफ़ी जटिल हो चुकी थी। उसके प्रतिद्वंदी के रूप में राजपूताना और मालवा के गुर्जर में गुर्जर प्रतिहारों का उदय हो चुका था तथा दक्षिण भारत के दक्कन क्षेत्र पर राष्ट्रकूट शासन कर रहे थे। इन्हीं के साथ उत्तर भारत में वर्चस्व के लिए धर्मपाल का संघर्ष हुआ। प्रारंभिक पराजय। जिस समय पाल वंश में धर्मपाल का शासन था उस समय पर उसका प्रतिहार प्रतिद्वंदी वत्सराज था। इससे पहले कि धर्मपाल अपनी स्थिति मजबूत कर पाता, वत्सराज ने धर्मपाल पर आक्रमण कर गंगा के दोआ में किसी स्थान पर उसे पराजित किया। राधनपुर लेख में वर्णन है कि वत्सराज ने गौंड बंगाल राजा का राजकीय ऐश्वर्य सुगमता पूर्वक हस्तगत कर दिया। वह गौंड राजा का 2 श्वेत राज क्षेत्रों को उठाकर ले गया, परंतु बच्चा राजा राष्ट्रकूट शासक ध्रुव से पराजित हुआ और राजपूताना के रेगिस्तान में भागने को विवश हुआ। ध्रुव ने धर्मपाल को भी पराजित किया और दक्षिण की ओर लौटा दिया। इसका धर्मपाल ने पूरा लाभ उठाया। कन्नौज विजय। ध्रुव द्वारा वत्सराज की पराजय का धर्मपाल को भरपूर लाभ मिला। सर्वप्रथम धर्मपाल ने कन्नौज पर आक्रमण कर वहां के शासक इंद्रायुध को पराजित कर अपने अधीन शासक चक्रायुध को बैठाया। इसके बाद उसने कन्नौज में एक दरबार का आयोजन किया। इसमें बहुत से सामंत सरदार सम्मिलित हुए, जिनमें भोज, मत्स्य, मद्र, कुरु, यदुयवन, अवंती, गंधारा और कीर के शासक थे। खलीमपुर तथा भागलपुर के लेखों से पता चलता है कि किन शासकों ने धर्मपाल के दरबार में कांपते हुए मुकुट से सम्मानजनक पूर्व सिर झुकाया और उसकी अधिराजी स्वीकार की। इस प्रकार वह इस काल से में समस्त उत्तरापति का स्वामी बन गया। 11वीं सदी के गुजरात के कवि सौड्डल ने धर्मपाल को उत्तरापत स्वामी की उपाधि से विभूषित किया। धर्मपाल की पुनः विजय। धर्मपाल उत्तर भारत के नवस्थापित साम्राज्य को अक्षुण्ण नहीं रख सका। शीघ्र ही धर्मपाल को एक और चुनौती का सामना करना पड़ा। प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज विजय कर लिया और उसके शासक चक्रायुद्ध को वहीं से खदेड़ दिया। अतः नागभट्ट द्वितीय और धर्मपाल का युद्ध अवश्यंभावी था। संभवतः मुंगेर के निकट एक घमासान युद्ध हुआ, जिसमें नागभट्ट ने धर्मपाल को परास्त किया। किंतु एक बार फिर राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय ने नागभट्ट द्वितीय को पराजित कर दिया। इसके बाद धर्मपाल और चक्रायुध ने यह सोचकर उसकी अधीनता स्वीकार कर ली कि गोविंद तृतीय ने पुनः लौटने के बाद वापस से कन्नौज व उत्तर भारत का स्वामी बन गया। उसकी ऐसा भी हुआ। शीघ्र ही गोविंद तृतीय दक्कन लौट गया और धर्मपाल को एक बार पुनः अवसर मिला अपनी सैनिक आकांक्षाओं की पूर्ति का। वह एक बार फिर से कन्नौज पर अधिकार करके एक विस्तृत साम्राज्य का शासक बन गया और अपने अंत तक बना रहा। अपनी महानता के अनुरूप उसने परमेश्वर, परम भट्टारक, महाराजाधिराज की उपाधियां प्राप्त की। इसी प्रकार निसंदेह वह पाल वंश का एक महान शासक था। साम्राज्य विस्तार। धर्मपाल साम्राज्य 3 भागों में बटा हुआ था। बंगाल और बिहार तथा उसके प्रत्यक्ष अधिकार में थे। कन्नौज का राज्य उसके अधीन था, क्योंकि वहां उसने शासन नियुक्त किया था। पंजाब, राजपूताना, मालवा और बरार के शासक उसकी प्रभुता मानते थे। तिब्बती इतिहासकार तारानाथ के अनुसार धर्मपाल का साम्राज्य बंगाल की खाड़ी से लेकर दिल्ली तक तथा जालंधर से लेकर विंध्य पर्वत तक फैल गया था। वह एक बौद्ध धर्मानुयायी था। उसके लेखों में उसे परम सौगात कहा गया। उसने विक्रमशिला तथा सोमपुरी में प्रसिद्ध विहारों की स्थापना की। उसके विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की तथा नालंदा विश्वविद्यालय का पुनरुद्धार किया। तारानाथ के अनुसार उसने 50 धार्मिक विद्यालयों की स्थापना की, किंतु शासक के रूप में उसकी धार्मिक असहिष्णुता एवं कट्टरता नहीं थी। देवपाल 810 से 850 ईस्वी तक। धर्मपाल की मृत्यु के बाद उसका पुत्र देवपाल सिंहासन पर बैठा। वह सूर्य के पिता का सूर्य पुत्र था।
उसने न केवल अपने पैतृक साम्राज्य को बनाए रखा बल्कि उसमें वृद्धि भी की। यह पाल वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। उसने अपने पिता के समान परमेश्वर परम भट्टारक महाराज की उपाधियां धारण की। ऐसा बताया गया है कि हिमालय के विंध्य तक और पूर्व सागर से पश्चिमी सागर तक समस्त उत्तरी भाग शासकों से उसने शुल्क कर प्राप्त किया था। देवपाल की विजय, उसने उत्कलों को नष्ट किया। प्रग्योज्योतिषपुर तथा अथवा असम को पहले प्रग्योज्योतिषपुर कहा जाता था कि विजय किया। हूणों का दंभ चूर किया और गुर्जरों तथा द्रविड़ शासकों को भी नीचा दिखाया। अभिलेखिका स्रोतों से पता चलता है कि इस राज्य जब जयपाल के नेतृत्व में देवपाल की सेनाएं निकट आई तो प्राग्योज्योतिष असम के राजा ने बिना युद्ध के समर्पण कर दिया। उसी प्रकार उत्कल के राजा ने भी राजधानी छोड़ दी और भाग गए। हूणों के छोटे छोटे कई राज्य थे, उनमें से एक उत्तरापथ में हिमालय के निकट था। उसे देवपाल ने विजय किया। वहां से वह कम्बोज की ओर गया। नागभट्ट द्वितीय के पुत्र रामभद्र प्रतिहार व देवपाल ने आक्रमण किया और उसे परास्त किया। राजा भोज प्रतिहार को भी देवपाल ने परास्त किया। देवपाल को राष्ट्रकूटों की 3 पीढ़ियों से संघर्ष करना पड़ा, किंतु सभी कठिनाइयों के सामने उसने उत्तरी भारत में अपनी सर्वोच्चता को स्थिर रखा। प्रतीत होता है कि देवपाल ने राष्ट्रकूट शासक अमोघवर्ष को परास्त किया। यह संभवतः उसने उन राज्यों की सहायता से किया जो राष्ट्रकूटों को अपनी शत्रु समझते थे। देवपाल की मौत का आश्रय जाता था, बौद्ध मत का आश्रय जाता था। इसने मगध में अनेक मंदिर और विहार बनवाए तथा कला और शिल्पकला को संवेग प्रदान किया। इसके समय में भी नालंदा बौद्ध ज्ञान के केंद्र के रूप में पूर्ववत विद्यमान रहा। इस प्रकार देवपाल अपने वंश का महानतम शासक था, जिसने नेतृत्व में पाल साम्राज्य अपने उत्कर्ष की पराकाष्ठा तक पहुंच गया था। देवपाल के उत्तराधिकारी, देवपाल का शासन पाल वंश के चरमोत्कर्ष को व्यक्त करता है। देवपाल की मृत्यु के बाद पाल वंश पतनोन्मुख हो गया उठा। विग्रहपाल 850 से 853-54 ईस्वी तक। देवपाल की मृत्यु के उपरांत विग्रहपाल शासक बना, किंतु कुछ विद्वान उसे देवपाल का पुत्र तो कुछ उसे भतीजा मानते हैं। वहीं देवपाल के पुत्र राज्यपाल की मृत्यु उसके शासनकाल में हो गई थी। विग्रहपाल ने केवल 3-4 वर्ष राज्य किया। उसके बाद उसके पुत्र नारायण पाल ने के पक्ष में राज्य त्याग कर साधु बन गया। नारायण पाल 854 ईस्वी से 908 ईस्वी तक। विग्रहपाल के बाद नारायण पाल राजा बना, जो भी शांत और धार्मिक प्रवृत्ति का शासक था। इसने 50 वर्ष से अधिक तक शासन किया। 860 ईस्वी के आसपास राष्ट्रकूट पाल शासकों को पराजित किया, जिसका लाभ प्रतिहार शासकों को मिला। प्रतिहार शासक भोज तथा महेंद्रपाल ने इन्हें पराजित कर पूर्व की ओर अपना साम्राज्य विस्तृत किया। पाल शासक के हाथ मगध तथा दक्षिणी बिहार निकल गया तथा उत्तरी बंगाल पर भी कुछ समय तक प्रतिहारों का अधिकार रहा। इसके साथ ही उड़ीसा और असम के पाल सामंतों ने भी विद्रोह कर न केवल स्वयं को स्वतंत्र किया बल्कि राजसी उपाधियां भी धारण की। इसी समय पाल शासक नारायण पाल का राज्य बंगाल के एक भाग तक सीमित हो गया, किंतु 908 ईस्वी में अपनी मृत्यु के पूर्व नारायण पाल ने प्रतिहारों से उत्तरी बंगाल और दक्षिणी बिहार वापस ले लिया। यह राष्ट्रकूटों द्वारा प्रतिहारों की पराजय के बाद ही संभव हो सका। संभव है कि नारायण पाल को ही राष्ट्रकूट कृष्ण तिथि ने परास्त किया हो, किंतु जो भी हो 908 ईस्वी में अपनी मृत्यु के पहले नारायण पाल ने बंगाल और बिहार पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। राज्यपाल गोपाल तृतीय, विग्रहपाल द्वितीय। नारायणपाल के पश्चात पाल वंश का अंतिम शासकों में 80 वर्षों तक शासन किया। इन शासकों के समय में पाल शक्ति का लगातार ह्रास होता रहा। विग्रहपाल द्वितीय के समय तक आते आते पालों का बंगाल से शासन समाप्त हो गया। अब वे केवल बिहार में शासन कर रहे थे, अर्थात पाल वंश लगभग पतन को प्राप्त हो चुका था। महिपाल प्रथम 988 से 1038 ईस्वी। पाल साम्राज्य लगभग समाप्त ही होने वाला था कि इस वंश की गद्दी पर महिपाल प्रथम जैसा एक शक्तिशाली शासक बैठा। उसने अभिलेखों की प्राप्ति स्थानों से प्रतीत होता है
कि उसने अधीन पाल साम्राज्य की शक्ति एक बार पुनः जागृत हुई। महिपाल प्रथम के राज्य में दिनाजपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, गया और तिप्परा जैसे दूर दूर स्थान शामिल हैं। शासक बनने के बाद महिपाल प्रथम ने कम्बोज वंश के एक गौड़ शासक से उत्तरी बंगाल छीना। सारनाथ लेक 1226 ईस्वी काशी क्षेत्र पर उसने अधिकार का सूचक है। इस प्रकार वह देवपाल के बाद सबसे अधिक शक्तिशाली शासक था। किंतु कर्णाकों के साथ महिपाल के युद्ध में तीर भुक्ति के छीन जाने का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा महिपाल को 1023 ईस्वी में राजेंद्र चोल द्वारा भी पराजित होना पड़ा था, किंतु वह चोलों को गंगा के पार होने नहीं दिया। किंतु इससे पालों का बहुत नुकसान नहीं हुआ, किंतु महिपाल के राज्य के अंत में उसके राज्य विस्तार में कमी अवश्य हुई। महिपाल प्रथम ने भी बौद्ध धर्म को पुनः प्रतिष्ठापित किया तथा उसके मंदिर और विहार बनवाए। जयपाल और नयपाल, जयपाल या नयपाल 1038 ईस्वी से 1055 ईस्वी तक। महिपाल की मृत्यु के पश्चात पाल वंश की अवनति आरंभ हुई। जयपाल महिपाल का उत्तराधिकारी हुआ। इसके काल में कालचोरी शासक गंगेय देव का पुत्र कर्ण ने पाल साम्राज्य पर आक्रमण किया, किंतु नयपाल के ने कर्ण को परास्त करने में सफलता पाई। विग्रहपाल तृतीय 1055 से 1070 ईस्वी तक। नेपाल के बाद उसका पुत्र विग्रहपाल राज्य गद्दी पर बैठा। इस समय भी पाल और कलचुरियों ने फिर संघर्ष हुआ, किंतु इनमें पालों ने विजय पाई। कलचुरी शासक कर्ण को पराजय के बाद अपनी पुत्री यौनश्री का विवाह विग्रहपाल से करना पड़ा, किंतु 1068 ईस्वी से थोड़ा पहले विग्रहपाल तृतीय ने चालुक्य शासक विक्रमादित्य षष्ठ से पराजय का सामना किया, किंतु अभिलेखों स्रोतों से पता चलता है कि विग्रहपाल तृतीय का अब भी गौड़ या बंगाल और मगध दोनों पर अधिकार था। महिपाल द्वितीय, विग्रहपाल की मृत्यु के बाद उसके तीनों पुत्रों महिपाल द्वितीय, शूरपाल और रामपाल के मध्य उत्तराधिकारी के लिए संघर्ष हुआ। महिपाल द्वितीय ने अपने दोनों भाइयों को कारागार में डालकर उन्हें इसमें सफलता पाई। इसके समय में उसने सामंत अधिक शक्तिशाली हो गए। उसमें एक गया मंडल का सामंत विश्वादित्य था और दूसरा ढेकरी का शासक ईश्वर घोष था। उन्होंने विद्रोह किया तथा इसी बीच चाशिक वर्त महिष्य नामक जाति के लोगों ने दिव्यों के नेतृत्व में विद्रोह किया। दिव्य ने महिपाल द्वितीय की हत्या कर दी और स्वयं गद्दी पर बैठ गया। दिव्य के बाद उसका भतीजा भीम शासक बना। इस बीच रामपाल किसी तरह कारागार से भाग निकला। रामपाल 1077 से 1120 ईस्वी। कारागार से मुक्त होने के बाद रामपाल ने राष्ट्रकूटों की मदद से एक सेना तैयार की तथा भीम को मारकर अपने पैतृक राज्य के प्राप्त किया तथा 1120 ईस्वी तक शासन किया। उसने उत्तरी बिहार और असम की विजय प्राप्त की। इसके बाद उसने कलिंग और कामरूप पर आक्रमण किया। पूर्वी बंगाल के राजा यादव वर्मा ने रामपाल का संरक्षण प्राप्त करने की चेष्टा की। किसी कारण से लगभग 1120 ईस्वी में रामपाल ने गंगा में कूदकर आत्महत्या कर ली। कुछ विद्वान इसे ही पाल वंश का अंतिम शासक मानते हैं। रामपाल के बाद अभिलेखों में रामपाल के बाद कुमारपाल, गोपाल द्वितीय, मदन पाल के नाम मिलते हैं। ये शासक अत्यंत निर्बल और योग्य थे। मदन पाल ने 1161 ईस्वी तक पाल वंश के बागडोर संभाले रखा, किंतु पाल वंश का विघटन लगातार हो रहा था, जो 1161 ईस्वी पूर्व में पूर्ण हो गया। इस प्रकार 12वीं सदी के अंत में पाल राज्य सैन वंश के अधिकार में चला गया। पाल वंश का महत्व। पाल वंश का शासन प्राचीन भारतीय इतिहास में कि उन राजवंशों में से एक महत्वपूर्ण शासन था जिन्होंने एक लंबे समय तक किसी क्षेत्र में शासन किया। पाल वंश के शासकों के ने लगभग 400 वर्षों तक बंगाल और बिहार के क्षेत्र में राजनीतिक और सांस्कृतिक दृष्टियों से अभूतपूर्व विकास किया। पाल शासक बौद्ध मतानुयायी थे, जिन्होंने पतोन्मुख बौद्ध धर्म को न केवल राजकीय परिचय प्रदान किया बल्कि उसका पुनरुद्धार भी किया। पाल शासकों ने बिहार और बंगाल में अनेक चैत्य विहार एवं मूर्तियां बनवाई, किंतु वे कुछ हद तक धर्म सहिष्णु भी थे। उन्होंने ब्राह्मणों को भी दान दिया तथा मंदिरों का निर्माण भी करवाया। पाल वंश के शासकों ने शिक्षा और साहित्य को भी संरक्षण दिया।
उद्देश्य से उन्होंने सोमपुरी, उदंतपुरी तथा विक्रमशिला में शिक्षण संस्थानों की स्थापना की। इनमें से विक्रमशिला कालांतर में एक ख्याति प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय बना। इसका महत्व नालंदा विश्वविद्यालय से थोड़ा ही कम था। इसकी स्थापना धर्मपाल ने की। 12वीं सदी तक इस विश्वविद्यालय की उन्नति होती रही। 1203 ईस्वी में मुस्लिम आक्रांता मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने इसे ध्वस्त कर दिया। इस प्रकार इस काल के प्रमुख संरक्षण विद्वानों में संध्याकार नंदी का नाम उल्लेखनीय है। इन्होंने रामचरित नामक ऐतिहासिक काव्य ग्रंथ की रचना की। अन्य विद्वानों में हरिभद्र, चक्रपाणि दत्त, वज्रदत्त आदि के नाम प्रसिद्ध हैं।